नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से बिहार का जलवायु, नदियाँ और मिट्टियाँ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग ने बिहार का भौगोलिक संरचना और विभाजन देख चुके थे। तो ये बिहार ज्योग्राफी का आपका ये सेकंड वीडियो होगा और इसके बाद बिहार ज्योग्राफी आपका कंप्लीट होगा और कुछ टॉपिक बच जाएगा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले करा है जलवायु। जलवायु तो बिहार के जलवायु के वर्गीकरण देखते हैं। देखिए, कोपन महोदय जो थे, एक जलवायुविद थे। इन्होंने बिहार से पहले विश्व के जलवायु को वर्गीकरण किया था। ठीक है, विश्व के जलवायु के बाद उसने भारत के जलवायु को वर्गीकरण किया गया, उसी के अनुसार बिहार के जलवायु का वर्गीकरण किया गया। तो देखते हैं कोपेन महोदय क्या कहते हैं। और यहाँ से आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आई, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कोपेन महोदय कहते हैं उत्तरी बिहार जो है CWG, मतलब गर्म उष्ण समशीतोष्ण जलवायु, इसको CWG को कहेंगे, गर्म उष्ण समशीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी बिहार का कहेंगे AW, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, इसको ध्यान रखिएगा। ये कोपेन के अनुसार हो गया। उसके बाद टिवार्था थे, ये भी जलवायुविद थे। इन्होंने भी बिहार को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया। ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ये किए थे CAW आपका हो जाएगा गर्म शीतोष्ण जलवायु, यही हो जाएगा गर्म शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, और इसके बाद दक्षिण बिहार AW हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद थार्नवेट आते हैं, उन्होंने संपूर्ण पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW में विभाजित किया और शेष बिहार के CAW में विभाजित किया। ठीक है, देखिए बिहार का जलवायु हमेशा जो रहेगा वो आपको गंगा तुल्य मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो यहाँ गर्म उष्ण जलवायु मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार हो गया CWG और दक्षिण बिहार हो गया AW। देखिए, टिवार्था का और कोपेन का दोनों दक्षिणी बिहार का जलवायु जो है AW से इंडिकेट किया गया है, और उत्तरी बिहार का यहाँ CWG हो जाएगा और टिवार्था का हो जाएगा उत्तरी बिहार का CAW। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद टिवार्था का हो जाएगा CBW और CAW इनका हो जाएगा। तो इस अनुसार बिहार का जलवायु का वर्गीकरण हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आगे देखते हैं बिहार का ऋतु। देखिए, भारत का या बिहार का पढ़ते हैं, भारत का ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ऋतु 3 चक्र देखने को मिलता है। एक ग्रीष्म ऋतु आता है, एक शीत ऋतु आता है और एक वर्षा ऋतु आता है। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं इसको क्या है। ये पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ये मार्च के मध्य से जून तक होता है। यहाँ गर्म लू हवाएं चलती है। ये पश्चिमी और मध्य बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा गर्म पूछेगा तो गया डिस्ट्रिक्ट है। गया में सबसे ज़्यादा गर्म और ठंडा पड़ता है, यहाँ 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच जाता है। देखिए, गया गर्म रहने का सबसे बड़ा कारण एक है, यहाँ समुद्र तल से दूरी है। दूसरी बात है, यहाँ पठारी क्षेत्र, आपको छोटा नागपुर पठार को देखने को मिलेगा, ये झारखंड वाला हिस्सा में। तो ये झारखंड वाला हिस्सा में छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पठारी क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए गर्म जिला पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं पूर्व मौसम वर्षा, नॉर्वेस्टर कहते हैं, इसको काला बैसाखी भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है वर्षा ऋतु, ये मध्य जून से अक्टूबर तक पाया जाता है। ठीक है, ये मानसून प्रवेश मध्य जून में करता है बंगाल की खाड़ी से, और उसके बाद औसत वार्षिक वर्षा कितना करता है 112 सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, थोड़ा सा मौसम के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपको बिहार रहा, ये आपका बिहार है, गंगा का मैदान है। यहाँ से देखिए, ये आपका भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी से यहाँ मानसून प्रवेश करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे यहाँ वर्षा का प्रतिरूप घटते जाएगा। यहाँ आपको किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है, और हिमालय क्षेत्र में, हिमालय जो शिवालिका का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की अधिक मात्रा देखने को मिलता है। और इधर जाते जाते हैं, मतलब यहाँ ईस्ट से वेस्ट क्या होगा, वर्षा की मात्रा कम होते जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह दक्षिण में आएंगे, यहाँ वर्षा की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होगा और यहाँ आते आते कम हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए यहाँ सबसे औसत वार्षिक वर्षा कितना है 112 सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ फैक्ट है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में होता है, क्योंकि किशनगंज यहाँ मानसून प्रवेश करता है, बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद में। उत्तर बिहार का बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, बिहार जो है ना आपदा से ग्रसित राज्य है। आप देखेंगे बिहार का 73% लगभग भूमि जो है
आपदा क्षेत्र पर नभ है, ठीक है, बाढ़ क्षेत्र पर नभ है, तो आपको उत्तर बिहार पूरी तरह से वर्षा के रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि बरसात के टाइम में दक्षिण बिहार का कुछ क्षेत्र यहाँ पे भी वर्षा जगलमल देखने को मिलता है, ठीक है। और दक्षिण बिहार की चर्चा करें तो गया वाला क्षेत्र और औरंगाबाद वाला क्षेत्र यहाँ पे सूखा देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है बिहार जो है गर्मी और सूखा, बरसात और सूखा से दोनों से मारा हुआ राज्य है। एक तरफ कहीं वर्षा से डूब रहा है तो दूसरी तरफ वहीं सूखा का प्रकोप देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर में आती है, सबसे ठंडा माह दिसंबर जनवरी में होती है। ठीक है, सबसे ठंड जिला कौन सा? गया, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे गर्म जिला क्या था? गया था। ये भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात की हल्की वर्षा होती है। देखिए भूमध्य सागर से जब आती है, यहाँ इंडिया की ज्योग्राफी आप लोग देखे होंगे, यहाँ आपको इंडिया की ज्योग्राफी देखे होंगे तो यहाँ भूमध्य सागर से दक्षिण पूर्वी मानसून प्रवेश करती है, ये शीतोष्ण चक्रवाती रूप में प्रवेश करती है। तो यहाँ से आपको ये हिमालय से टकरा करके एक शाखा इधर की ओर जो आपको पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए यहाँ वर्षा करती है। एक शाखा यहाँ आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्र में आपको बर्फबारी करती है, इसको ध्यान रखिएगा। यह वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक होता है। उसके बाद देखते हैं बिहार का कृषि जलवायु। देखिए बिहार को कृषि जलवायु के क्षेत्रों में प्रमुखतः 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इसी को एक सब क्षेत्र में विभाजित किया गया है, इसको ए बी कर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा एग्जाम में बिहार के कितने कृषि जलवायु में विभाजित किया गया है तो 3 में, ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए पहले आता है जोन 1, ये उत्तर पश्चिमी जिला। देखिए ये आपको यहाँ से हो जाएगा, ये आपको उत्तर पश्चिमी जिला पूरा पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ये आपको जोन 2 उत्तर पूर्वी जिला, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर पूर्वी जिला हो जाएगा। और ये आपका होगा दक्षिण पूर्वी जिला, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको। देखिए इसको 3A में विभाजित किया गया है और इसको 3B में विभाजित किया गया है। तो पूछा हुआ एग्जाम में है बिहार में कृषि जलवायु के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिला कौन सा आता है, तो ये वाला क्षेत्र आता है, इसको ध्यान रखिएगा। 13 जिला इसमें पड़ता है। देखिए तो यहाँ की प्रधानता देख लेते हैं। यहाँ वर्षा कितना होता है? 104 से 145 सेंटीमीटर। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। प्रमुख फसल क्या है? गेहूँ, धान, अरहर, मक्का, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद उत्तर पूर्वी जिला पड़ता है। उत्तर पूर्वी जिला यहाँ वर्षा सर्वाधिक होगा, 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर होती है। यहाँ प्रमुख फसल क्या है? जूट है, धान है, चाय है, मक्का है। देखिए जूट जो क्या होता है ना, पानी अधिक खोजता है, तो यहाँ जूट कहाँ होगा? इस क्षेत्र में होगा, तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद होता है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र जोन 3 के अंतर्गत आता है। इसमें 95 से 115 सेल्सियस सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। यहाँ मुख्य फसल क्या है? गेहूँ, दाल, अरहर और चना होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन अब एग्जाम का टाइम उतना नहीं रहा कि हम लोग 10-10 घंटा का क्लास करें। आपको 30 से 35 मिनट का एक क्लास मिला है और ये 30 से 35 मिनट का क्लास हो जाएगा। आपको 1 से 1.5 घंटा में पूरा बिहार का ज्योग्राफी हो जाएगा। और बिहार के ज्योग्राफी से जो भी 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपको यहाँ से हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, दरभंगा, बेगूसराय। और 3 में भागलपुर, बांका, जमुई, किशनगंज पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस में पड़ता है? तो जोन 1 में 13 जिला पड़ता है, जोन 2 में 8 जिला और 3A में पड़ता है 6 जिला और 3B में पड़ता है 11 जिला, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं बिहार का अफवाह तंत्र। देखिए अफवाह तंत्र आप लोग पढ़े होंगे, भारत के अफवाह तंत्र एक पढ़े होंगे, हिमालयी नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। उसी तरह बिहार में देखेंगे हिमालयी नदियाँ, उत्तरी बिहार की नदियाँ और पठारी नदियाँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम में आपको इंडियन ज्योग्राफी में काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। ये सदा नीरा होती है। सदा नीरा करने का मतलब जो हिमालयी नदियाँ होती है, वर्ष भर आपको नदियाँ बहते रहती है। ये हिमालय से आने वाली नदियाँ जो बर्फ़ पिघलती है उससे प्राप्त करती है, इसलिए इसको हिमालयी नदियाँ कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती है, ठीक है। बड़े बड़े डेल्टा बनाती है और बालावस्था में है। देखिए बालावस्था में मतलब ये नदी अभी अपनी बाल अवस्था में, अपनी ये नदी अभी पर्णव की ओर बढ़ रही है। इसका मार्ग परिवर्तन हेतु गोखुर झील का बनाने के लिए नदियाँ प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा। अत्यधिक जलग्रहण के कारण बाढ़ बनती है। इसकी प्रमुख नदियाँ क्या है? गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, बागमती, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पठारी नदियाँ, ये वर्षाधारित नदियाँ हैं। जैसे देखिए फल्गु में भी देखिएगा पानी सूखा हुआ है, जैसी बरसात होगा तब बारिश होगी तो यहाँ पानी देखने को मिलता है। दक्षिण बिहार की नदियाँ प्रवाहित होती है, ठीक है, छोटे डेल्टा बनाती है, प्रौढ़ अवस्था में है। ये सीधे संगमन करने की वाली नदियाँ हैं। इनमें बाढ़ की संभावना कम होती है। प्रमुख नदियाँ सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, अजय हो गया। देखिए ये आपको घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक,
बागमती, कोसी, कर्मनाशा, महानंदा। इसको ध्यान रखिएगा, पूछेगा क्रम में। तो यहाँ से देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कर्मनाशा, महानंदा, ये सबसे बिहार की पूर्वी नदियाँ हैं। पूछ देता है सबसे बिहार की पूर्वी नदी कौन सा है, तो महानंदा है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं साउथ की ओर बहने वाली नदियाँ। ये देखिए घाघरा, ये घाघरा ये नहीं है, एक कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, निरंजना हो गई, अजय हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूछ देगा कर्मनाशा नदी यहाँ से होती है, सोन बहकर बहती है, और ये पुनपुन और ये फल्गु होकर के एक बृहद नदी तंत्र का निर्माण करती है। अब देखते हैं सभी नदियों के बारे में देखते हैं। देखिए गंगा का उद्गम कहाँ होता है, गंगोत्री से होता है उत्तराखंड में, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बिहार में 445 किलोमीटर लंबा बहती है। ऐसे लगभग 2550 किलोमीटर बहती है, लेकिन बिहार में पूछेगा तो 445 किलोमीटर। और बिहार में सबसे ज़्यादा बहती कहाँ है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा 101 किलोमीटर पटना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ये पूछा हुआ एग्जाम में। सेकंड में आपको भागलपुर में 97 किलोमीटर बहती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद घाघरा तिब्बत से निकलती है, गंगा सारण में मिल जाती है। गंडक नेपाल से निकलती है, गंगा सोनपुर में मिलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, ये आपको गंगा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी में मिल जाती है। कमला महाभारत श्रेणी से निकलती है, ये भी कोसी में मिल जाती है। उसके बाद कोसी गोसाईनाथ से निकलती है, और ये कुर्सेला स्थान पर कटिहार में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद कह रहा महानंदा, ये दार्जिलिंग जिले से निकलती है। बिहार के सबसे पूर्वी नदियाँ, ये 2-3 बार पूछा हुआ एग्जाम है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलती है, और गंगा के किनारे, गंगा में मालदा के किनारे मिल जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कर्मनाशा विंध्यन पहाड़ी, ये पिछले बार एक खतरे बीपीएससी में पूछा हुआ था। कर्मनाशा कहाँ से निकलती है, तो विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, ये चौसा के करीब गंगा में मिल जाती है। उसके बाद सोन अमरकंटक की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये गंगा में दानापुर अगर मनेर के निकट दानापुर बोलें तो खास मनेर में मिल जाती है। उसके बाद पुनपुन झारखंड पलामू से निकलती है, गंगा में मिलती है कहाँ पे, फतुहा में भी पूछा हुआ है। तो पुनपुन कहाँ मिलती है, फतुहा में मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। फतुहा जो पटना के पास पड़ता है वहीं पे मिल जाती है। उसके बाद फल्गु, देखिए फल्गु निरंजना, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछता है। एक यहाँ से देखिए छोटा नागपुर पठार से आपको 2 नदियाँ निकलती है, एक ये हो जाती है निरंजना, और एक होती है मोहना। ठीक है, एग्जाम में डिटेल से पूछ देता है। तो ये मोहना जो है ये आपको बोधगया के किनारे, यहाँ निरंजना बोधगया के किनारे बसा हुआ है, ये आपको ये निरंजना। उसके बाद एक मोहना आती है, और आगे आकर के दोनों यहाँ पे मिल जाती है गया के पहले, इसी को कहते हैं फल्गु, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछ देगा बोधगया किस नदी किनारे बसा हुआ है, अगर फल्गु ऑप्शन में रहेगा तो फल्गु मारिएगा, नहीं तो निरंजना टिक कीजिएगा। ठीक है, तो मोहना और निरंजना मिल करके फल्गु का निर्माण होता है। इसके बाद अजय नदी जमुई से निकलती है, और गंगा में मिल जाती है कहाँ, पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद किउल हजारीबाग से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। सकरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और किल में गंगा में मिल जाती है। अब देखते हैं एक एक नदियों के बारे में चर्चा डिटेल से करते हैं। देखते हैं गंगा जो है बिहार के चौसा में, चौसा जो है बक्सर में है, उसी वहाँ प्रवेश करती है, और 12 जिलों से गुजरती है। सर्वाधिक लंबाई कहाँ बहती है, पटना में बहती है। मैं आपको बताया हूँ पहले, ये पूछा हुआ एग्जाम में है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 12 जिले कौन है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। 12 जिले में आपको हो जाता है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर। देखिए इसको कोड से याद करते हैं, थोड़ा सा कोड बना लीजिए तो याद करने में आसानी होगा 12 जिला कौन कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए पहले BBS, ये BB 4 हो गया। उसके बाद SS, फिर PL। तो B से क्या हो जाएगा, बक्सर, भागलपुर, बेगूसराय और भोजपुर, ये हो गया। और S से हो गया आपका समस्तीपुर, सारण। उसके बाद P से हो गया पटना, और L से लखीसराय हो जाएगा। और M से हो जाएगा आपका मुंगेर, और K से हो जाएगा कटिहार, और एक K से हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। M की एक और K से, चलिए अभी ध्यान नहीं आ रहा, इसको मैं ट्रिक से बता दूंगा, हालांकि ध्यान रखिएगा। देखिए मैं पूरा नाम बता देता हूँ। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा हुआ आपका एग्जाम में है, ऐसे पूछ देगा। एक बात यहाँ से और फैक्ट याद रखिएगा, एक बिहार में चलाया गया है, एक योजना है जो जैविक खेती के लिए चलाया गया, जैविक कॉरिडोर। तो जैविक कॉरिडोर कहाँ चलाया गया है, तो एक तो जो गंगा किनारे 12 जिला है उसमें है ही, और एक और जिला कौन सा है, नालंदा,
इसको ध्यान रखिएगा। 13 जिला में जैविक कॉरिडोर चलाया जा रहा है। तो कौन 12 जिला कौन सा होगा जो गंगा किनारे है वो, और एक नालंदा, क्योंकि वो नीतीश कुमार का गृह जिला है, एक नालंदा शामिल है, इसलिए 13 जिला है। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए, इसकी सहायक नदियाँ कौन सा है? घाघरा, गंडक, सोन, ठीक है, महानदा, अजय। बांग्लादेश में से पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। इसकी बिहार में कुल लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, फैक्ट पूछा हुआ एग्जाम में है। देखिए, देवप्रयाग में आकर के ये क्या, किसको किसको, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी मिल करके क्या बनती है? गंगा बनती है। इसको ध्यान रखिएगा देवप्रयाग में। तो इसको कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखिए, आभादेव जो थे एक देवता हैं आभादेव, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं घाघरा नदी, ये सिवान में प्रवेश करती है। इसका अन्य नाम सरजू हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका अन्य नाम भी पूछ जाता है सरजू। और इसकी जो सहायक नदी है गोगरा और करनाली है। ये पूछा हुआ एग्जाम में है, गोगरा और करनाली पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ये राप्ती, छोटी गंगा और शारदा, भेरी, सेती आदि इसकी सहायक प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद आती है गंडक। गंडक जो है ये भैसन लोटन, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है बिहार में। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कहाँ प्रवेश करती है, तो पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। इसका नाम क्या हो गया? नारायणी, सप्तगंडक और शालिग्राम। ये पूछा हुआ है, शालिग्राम किसका नाम था? तो गंडक के नाम था। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है वो भी देख लीजिए, काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आती है बूढ़ी गंडक, ये सोमेश्वर नदी से निकलती है। इसका अन्य नाम सिकहरना है, इसको ध्यान रखिएगा। बागमती तट पर काठमांडू और पशुपति मंदिर इसी के किनारे स्थित है। जो पशुपति मंदिर है नेपाल में, वो बागमती के तट पर स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोसी, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, ये सुपौल जिलों में प्रवेश करती है। देखिए, बिहार का शोक किस लिए कहते हैं? जो कोसी है ना, मार्ग बदलने के लिए, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। जब ये कोसी नदी बहती है, अगर इसका ये धारा हुआ तो बहती है तो यूं करके बहती है, तो यहाँ से जो गाद लाती है इस क्षेत्र में जमा कर देती है। गाद जमा करने के कारण इसका जो जल बहाव क्षेत्र है इधर उधर बिखर जाता है, इसलिए पानी का क्षेत्र है वो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, इसलिए कोसी को गंगा का शोक कहते हैं। उसके बाद महानंदा है, ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में होते हुए मालदा में गंगा में मिल जाती है। उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कर्मनाशा। देखिए, पिछले बार पूछा हुआ था 71वें बीपी से पूछा हुआ था कर्मनाशा कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा, ये बिंद पहाड़ी से निकलती है। बिंद पहाड़ी से निकलती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अपवित्र नदी माना जाता है। ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं सोन कहाँ से निकलती है, तो सोन आपको अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और ये बिहार में मनेर दानापुर के पास प्रवेश करती है। इस नदी पर प्रमुख बांध कौन सा है, तो डेहरी बांध, इंद्र बैराज, बाणसागर बांध, इसको ध्यान रखिएगा। ये भोजपुर, रोहतास शुष्क मैदानों के चावल के उत्पादक का क्षेत्र बनता है। उसके बाद पुनपुन, ये दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। ये फतुआ में आकर के गंगा में मिल जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फल्गु, नीलांजन और निरंजना, देखिए, और मोहना मिलके गंगा, ये फल्गु बनती है। विष्णुपद इसी किनारे स्थित है। गौतम बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस पर हाल ही में रबर डैम बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं गंगा किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर गंगा किनारे बसा हुआ है। घाघरा के किनारे छपरा है, और उसके बाद गंडक किनारे हाजीपुर और सोनपुर है। बूढ़ी गंडक किनारे मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर है, और बागमती किनारे दरभंगा है। फल्गु जो गया नदी के, फल्गु जो है, फल्गु के तट पे कौन बसा हुआ है, गया, और पुनपुन, फतुआ बसा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से एक दो बार पढ़ लीजिएगा और PYQ लगा लीजिएगा, तो आपको जो 18 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का आता है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। और बिहार स्पेशल अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ईजी आता है। एक दो बार अच्छे से कर लीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ। देखिए, इसका जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ये एक तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, ऊर्जा, इसी को दृष्टि को देखते हुए बिहार, ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको मंदिर कहा था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सोन परियोजना 1874 में शुरू हुआ था। बिहार का सबसे
पुरानी और सबसे प्रथम परियोजना है, इसको ध्यान रखिए, पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ देगा बिहार की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है, तो सोन नदी परियोजना। कब हुआ था, 1874 में। डेहरी रोहतास बांध, प्रमुख नहर क्या है, सोन पूर्वी नहर, औरंगाबाद गया जहानाबाद, और पश्चिमी सोन नहर आपको रोहतास कैमूर बक्सर में होती है। इस पर जल विद्युत परियोजना भी है जो 6.6 मेगावाट की ओर जल विद्युत उत्पादन करती है। उसके बाद गंडक परियोजना 1959-60 में शुरू किया गया था। ये भारत नेपाल के संयुक्त परियोजना है। ये भैंसालोटन वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी संगम पर बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रमुख नहरें क्या है, पूर्वी गंडक, तिरहुत, त्रिवेणी, दोन, और पश्चिमी चंपारण में बहती है। पश्चिमी गंडक क्या है, सारण, सिवान, नेपाल और यूपी में। ये 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद कोसी देखते हैं, 1953 से 1965 में बनाया गया था। भारत नेपाल का संयुक्त परियोजना है। ये हनुमान नगर बांध बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखते हैं बिहार की प्रमुख जलप्रपात। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ देता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बिहार का प्रमुख जलप्रपात क्या है, देखिए ये आपको ककोलत नवादा में पड़ता है। अभी गर्मी के टाइम में यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा में है। दुर्गावती रोहतास में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपको PYQ में पूछा हुआ है। कर्मनासा बक्सर में है, और धुआंकुंड सासाराम रोहतास में, ये भी पूछा हुआ है। मंझारकुंड सासाराम में है, और जियारकुंड भोजपुर में है, और तेलहर कैमूर में है। तो ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार मैं रीड कर देता हूँ। ककोलत नवादा में है, दुर्गावती रोहतास में है, कर्मनासा बक्सर में है, धुआंकुंड सासाराम में है, मंझारकुंड सासाराम में है, जियारकुंड भोजपुर में है, और तेलहरकुंड आपको कैमूर में है। उसके बाद देखते हैं प्रमुख झील कौन कौन सा है। तो देखिए कांवर झील बेगूसराय में है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार का पहला रामसर साड़ी यहीं बना था। उसके बाद गोगो बिल घोंघा कटिहार में है, कुशेश्वर झील दरभंगा में है, घोड़ा कटोरा राजगीर में है, अनुपम झील कैमूर में है, सिमरी सहरसा में है, और जगतपुरा भागलपुर में है, और मोती पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, और सरैयामन बेतिया में है। ये आपको दोनों टेबल को ये अच्छे से याद रख लेना है। अगर याद नहीं होता है तो एक छोटा सा स्टिकर जो होता है स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए, दोनों को लिख करके चिपका लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद देखते हैं बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड, ठीक है। एक राजगीर में कौन कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। उसके बाद सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोकुल कुंड, सूर्य कुंड, नाना कुंड, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुंगेर में आता है। देखिए ज़्यादातर दोनों में इसी में कन्फ्यूज होता है, तो इसको देखिए कैसे याद रखना है। एक तो आपको मुंगेर वाला याद रखना है, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। देखिए रामायण के भी जितने भी पात्र है ना, या देवी देवता के जितना भी नाम है ना, प्रमुख, ये आपको मुंगेर में देखने को मिलेगा। देखिए जैसे रामायण के पात्र को लक्ष्मण, रामायण से संबंधित थे, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। रामेश्वरम राम थे तो मुंगेर में है। उसके बाद सीता ऋषि कुंड, ये आपको चारों रामायण के पात्र थे, इसको भी याद रखिए। भीम को याद रखिए, और भरी कुंड को याद रखिए। जब राम और सीता मिलेंगे तो जन्मकुंड, लव कुश का जन्म हुआ था, तो जन्मकुंड यहीं पे होगा, ठीक है। उसके बाद सिंगार कुंड और पंचतर कुंड, इसको ध्यान रखिएगा। और गया में प्रमुख कुंड क्या है, अग्निकुंड सिर्फ गया में है। तो हम लोग बिहार के अभी तक मानसून और जलवायु के बारे में देख चुके हैं, और जलप्रपात और झील के बारे में देख चुके हैं। उसके आगे देखते हैं बिहार की मिट्टी। देखिए दोस्तों, एक क्लास बनाने के में बहुत टाइम लगता है। आप लोग को लगता है उतना ईजी है, एक क्लास बनाने में 4-5 घंटा टाइम जाता है, और इसमें 2-3 लोगों का मेहनत होता है, पूरी टीम का मेहनत होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप लोग के लिए मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँ। देखिए आप कहीं भी जाइए तो आपको 5-6 घंटा में यही चीज़ें कंटेंट करवाया जाता है, और बहुत सा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब पे चैनल पे पेड क्लास चलाई जाती है। आपको यही PDF के लिए पेड देना पड़ेगा, 1500 रुपये 2000 रुपये देना पड़ता है। आपको यहाँ सिर्फ सब चीज़ फ्री में मिल रहा है। आपको करना क्या है, चैनल को शेयर करना है, हमारे वीडियो को शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, और आप किस टॉपिक पे क्लास चाहिए वो भी बताइए। और आपको चीज़ अगर कहीं डाउट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मृदा विज्ञान को कहते हैं पोडोलॉजी, इसको पहले ध्यान रखना है। पोडोलॉजी किससे संबंधित है, मृदा से संबंधित है। मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। बिहार में 90% जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं, इसको अच्छे से अध्ययन करते हैं। देखिए बिहार की मिट्टी, एक गंगा नदी बिहार और बिहार के मैदान के 2 प्रमुख भागों में बांटती है। एक उत्तरी बिहार की नदियाँ, एक उत्तरी बिहार की मैदान, और दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ। देखिए ये आपका गंगा नदी हो गया, ये उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ होगी, ये दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ होंगी। बिहार का कुल क्षेत्रफल का 90% भाग जलोढ़ मिट्टी से पाई जाती है। यह मिट्टी निर्माण हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा आती है। ये जो नदियाँ देख रहे हैं, इसी द्वारा लाए गए गाद के निर्माण से ये आपको बिहार के मिट्टी का निर्माण हुआ है। बिहार में कृषि मुख्य आधार रही है। जलोढ़ मिट्टी है जो यहाँ पे भारत के सबसे जलवायु प्रदेश में से एक है।
उसके बाद देखते हैं उत्तरी बिहार की पर्वतीय मिट्टी। देखिए उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ के बारे में चर्चा करते हैं। ये उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ जो है हिमालय निक्षेपण का सबसे ऊपरी हिस्सा है। ये देखिए आपको एक हिमालय पड़ेगा, शिवालिक का श्रेणी पड़ता है, तो यहाँ से जो निक्षेपित होकर के आती है ये उत्तरी बिहार की नदियाँ, उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ देखने को मिलती है। ये पर्वतीय मिट्टियाँ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ कहाँ मिलेगा? पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। पश्चिमी चंपारण में एक आपको हम बताया था बिहार का सबसे ऊंचा चोटी सोमेश्वर श्रेणी है, जिसका 874 मीटर ऊंचाई, इसको ध्यान रखिएगा। ये केवल पश्चिम चंपारण में मिलती है, उत्तरी पश्चिम चंपारण सोमेश्वर में पाई जाती है। प्राकृतिक कंकड़ पत्थर ऑटोमेटिक, यहाँ अगर पर्वतीय मैदान है तो कंकड़ पत्थर देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये कम उपजाऊ होती है। देखिए यह मिट्टी भाबर क्षेत्र के समान है, जहाँ नदियाँ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती है और इसलिए कृषि कठिन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं तराई मिट्टी। उसके बाद तराई मिट्टी आपको नेपाल के क्षेत्र वाला जो बिहार का उत्तर भाग है पूरा तराई मिट्टी देखने को मिलेगा। ये वाला क्षेत्र देखिए, यह नेपाल के सीमा से लगे साथ साथ होती है, पतली पट्टी होती है। इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज में देखने को मिलता है। ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा में पाया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र में पानी निरंतर रिसाव होता है, यहाँ नमी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रमुख फसल क्या है? धान और जूट प्रमुख फसल मिलती है। देखिए तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा और नमी के कारण यहाँ घने जंगल और लंबी बाँसें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? वर्षा अधिक होगी, मिट्टी भी दलदली क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे जंगल और दलदल देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं बांगर मिट्टी। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, जिसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ है, उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। देखिए एक बार तो बीपीएससी आपको 71वीं मेंस में बांगर और खादर के बारे में 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। सोचिए यहाँ से 38 नंबर का मेंस में क्वेश्चन पूछा था, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। ये प्राचीनतम मिट्टी है, ये ऊंचे स्थान होते हैं, ये बाढ़ के पानी नहीं पहुँचता है, इसको ध्यान रखिए। जब बाढ़ आती है ना, ऐसे मान के चलिए नदियाँ हैं, ये नदियाँ जब बहती है तो बाढ़ कभी कभी इस क्षेत्र में आती है। यहीं पे आपको जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में जो होती है ये हमेशा नवीन जलोढ़ का निर्माण होता है, इसको ध्यान रखिएगा। विस्तार पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा जिले में है। रासायनिक विशेषता चूना पत्थर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, बांगर का अर्थ होता है पुरानी मिट्टी। उसके बाद खादर मिट्टी देखते हैं। ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। हर साल बाढ़ के कारण यहाँ देखिए नदी के किनारे बहने वाला ये मिट्टी होती है, यहाँ हर साल आपको हरियाली देखने को मिलेगा। यहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। विस्तार मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्णिया तक है। कृषि अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है, जूट और धान के लिए प्रसिद्ध है। खादर मतलब खाद, इसलिए इसको खादर मिट्टी कहते हैं, जो खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में काम करता है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण बिहार की टाल मिट्टियाँ। दक्षिण बिहार की टाल मिट्टियाँ प्रायद्वीपीय निक्षेप का हिस्सा है। यहाँ विस्तार गंगा नदी के ठीक दक्षिण के किनारे पर होती है। देखिए ये आपको गंगा नदी है, यहाँ से देखिए मैप में अच्छे से देखिए, ये आपको गंगा नदी दिख रहा है, ठीक है, और ये दक्षिणी बिहार का हिस्सा दिख रहा है। तो गंगा नदी के किनारे ये वाला क्षेत्र आपको टाल मिट्टी देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र था, हम लोग टाल के बारे में चर्चा किए थे, मोकामा टाल, इसी क्षेत्र में टाल मिट्टी देखने को मिलता है। ये देखिए बरसात के दिन में क्या होता है, यहाँ पे पानी जम जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होता है तो रबी फसल के लिए ये उपयुक्त होती है। यहाँ पे आपको दलहन प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इसका बक्सर से लेकर भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। बरसात के मौसम में यह पूरा क्षेत्र पानी भर जाता है। बाढ़ का पानी सूखने के बाद यहाँ रबी फसल उगाए जाते हैं। टाल क्षेत्र दलहन के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ। दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ एक होता है केराल कवाल मिट्टियाँ। केराल कवाल को क्या कहते हैं? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पूछ देगा। देखिए केराल कवाल कभी देख करके आपको पुरानी जलोढ़ या केराल कवाल दोनों एक ही मिट्टियाँ हैं। इसका विस्तार जो होती है टाल मिट्टी के ठीक दक्षिण में, हम लोग देखे थे ना, देखिए ये बिहार था, ये आपको यहाँ टाल मिट्टी देखे थे, इसके दक्षिण में क्या हो जाएगा? इसके दक्षिण में आपको हो जाएगा केराल कवाल मिट्टी। रोहतास गया में पाई जाती है। भौतिक गुण, यह बहुत भारी मिट्टी होती है जिसका रंग हल्का भूरा होता है। जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी धान और गेहूँ बम्पर पैदावार करती है। ठीक है, उसके बाद पानी लंबे समय तक रोक कर रखती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं बलथर मिट्टियाँ। ये छोटानागपुर पठार के क्षेत्र से मैदानी भाग तक, जो झारखंड का हिस्सा है, ये बिहार का दक्षिणी क्षेत्र झारखंड के हिस्से के क्षेत्र में लगा हुआ है। बलथर मिट्टियाँ, यहाँ बालू की प्रधानता पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हल्का लाल पीला होता है, ये अम्लीय मिट्टी है। लाल बलुई मिट्टी कैमूर रोहतास पठारी के क्षेत्र में देखने को मिलती है, मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए एक बार दोनों मिट्टियों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ जो है हिमालय नदियों के कारण हुआ है, नवीन मिट्टी पाई जाती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, बालू गाद के रूप में होती है, रासायनिक गुण चूना पत्थर पाया जाता है। दक्षिणी बिहार की नदी प्रायद्वीपीय द्वारा होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, संरचना क्ले या चिकनी मोटी है,
चिकनी मिट्टी है, ये जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से देख चुके हैं। अब हम लोग इसका PYQ कर लेते हैं। ये तो हम लोग देख चुके हैं। देखिए आप लोग वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपका बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 1-2 और क्लास में जो आपको खनिज संसाधन और आपको जनगणना और 1-2 टॉपिक और बच गया, उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसके बाद बिहार हिस्ट्री कर लेंगे और बिहार पॉलिटी कर लेंगे। तो क्लास में आपका बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा। इसको वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, चीज़ें याद हो जाएगी। हाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन करा है, कर्मणाशा नदी का उद्गम कहाँ होती है? तो कर्मणाशा का उद्गम कहाँ होती है? कैमूर जिला में, विंध्य श्रेणी से होती है कैमूर जिला में। पिछले बार का PYQ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो हम बताए थे पटना में कितना है, पटना में आपको लगभग देखिए 99 किलोमीटर है। 102 में बोला था वहाँ पे, ये 99 कर लीजिए। और भागलपुर में 97 है। ये कितना जिलों से गुजरती है? 12 जिलों से गुजरती है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ प्रवेश करती है? तो आपको चौसा में, बांका के चौसा में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा नदी कितने किनारे बहती है? तो 12, अभी हम बताए ही हैं। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? अनुपम झील। ये सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। तो अनुपम झील कहाँ है? बिहार में, इसको ध्यान रखिएगा। अनुपम झील कैमूर जिला में पड़ता है, कैमूर में बिहार में पड़ता है। उसके बाद कह रहा है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? तो बेगूसराय। बेगूसराय जो है आपको हम लोग देखे थे ना, गोखुर झील, यहीं पे आपको बेगूसराय बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। ये बिहार का 39वां, ये देश का 39वां बिहार का प्रथम रामसर स्थल 2020 में शामिल किया गया था। उसके बाद कह रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये देख लिए आपको कांवर झील, गोखुर झील जो कांवर झील है वही है। 7 नंबर कह रहा है बिहार की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाला गोखुर झील बिहार के कौन सी है? तो बिहार का जो सबसे ताज़ा पानी का गोखुर झील है वो कौन सी है? तो ये कांवर झील है। ये रामसर 60 भी है, इसको ध्यान रखिएगा। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये गंडक नदी से निकलती है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से प्रणालियों बिहार का क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो किससे होती है? जो बिहार नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, त्रिवेणी नहर से होती है। देखिए पूर्वी यमुना इसमें नहीं होती है, इसमें नहीं होती, इसमें त्रिवेणी नहर बिहार में होती है। 10 नंबर का रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पर निर्मित है, इसको ध्यान रखिएगा। त्रिवेणी नहर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो गंडक पे किया गया है। ये रिपीट देखिए कितना बार, 63वीं में, उसके बाद 69वीं में, दोनों बार रिपीट किया गया है। चलिए त्रिवेणी नहर किस नदी पर आता है? तो गंडक। देखिए 45वें BPSC में 3-4 बार रिपीट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियाँ बिहार के उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की सीमा रेखा बनाती है? तो जो बिहार की नदियाँ जो है वो उत्तर प्रदेश की कह रहा है, यूपी और बिहार के बीच में कौन सी नदियाँ सीमा बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। ये आपको कर्मणाशा, गंडक, घाघरा। कर्मणाशा कहाँ बती है? आपको साउथ बिहार में यहाँ से प्रवेश करती है कर्मणाशा, और ये आपको गंडक और घाघरा यहाँ पे आती है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से नदियाँ कौन सा बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंगा से कौन सा मिलती है? देखिए एक तो गंडक मिलती है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक मिलती है, उसके बाद सोन मिलती है, घाघरा मिलती है, पुनपुन मिलती है, चारों मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो कौन मिलती है आपको? पुनपुन में मिलती है। कौन? फतुहा के पास मिलती है। कौन? पुनपुन मिलती है। पुनपुन जो फतुहा में बहती है। नहीं एक मिनट, इसको देखिए सही से। निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? देखिए नदी का नाम नहीं, पुनपुन दे दिया है। पुनपुन नदी जो पुनपुन फतुहा के पास मिलती है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम लोग देखे थे, नारायणी नदी, PYQ में दिया हुआ है ये। उसके बाद देखते हैं पूर्व बंगाल का दुख, जो पहले बंगाल का दुख आता था उसका उद्गम कहाँ से होता है? दामोदर। दामोदर जो था वो पहले बिहार का, ये पूरा बंगाल का शोक आता था। जब दामोदर नदी घाटी का परियोजना का निर्माण हुआ उसके बाद यहाँ पे हुआ, हालांकि ये झारखंड जब था तब का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो एक भ्रंश घाटी के रूप में। उसके बाद कह रहा है अफवाह प्रणालियों में बिहार के किस भूमि का प्रवाहित होती है? जो अफवाह प्रणालियों बिहार के किस भूमि पर प्रभावित होती है? तो घाघरा। यमुना कहाँ होती है?
यमुना आपको यूपी एमपी में देखने को मिलता है। महानदी आपको साउथ बिहार में होती है, नर्मदा भी आपको महाराष्ट्र और एमपी में देखने को मिलता है। 20 नंबर का रहा है, बिहार के निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन इजी आता है, 1-2 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन सारा बन जाएगा। उसके बाद 21 नंबर का रहा है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होती है? तो सोन और गंगा का कहाँ संगम होती है? पटना में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। पटना में पूछेगा दानापुर, अगर इसके अंदर जाएगा तो मनेर, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में गंगा नदी मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो छोटानागपुर पठार अमरकंटक के पठार से होती है सोन का। कोसी नदी माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है कोसी का? तो कोसी का कितना है? 30 मीटर, इसको ध्यान रखिएगा। कोसी नदी समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर, देखिए 2 बार पूछा हुआ है। उसके बाद करा बिहार के कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी, इसको हम चर्चा कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद करा है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करता है, मार्ग बदलता है, कौन सा है? तो कोसी है। बिहार का शोक कहते हैं, कोसी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। उसके बाद करा है, नदी देरा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है? तो दायरा के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद 31 नंबर का रहा है, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्नलिखित में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो बिहार के उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? देखिए, एक तो कमला हो जाएगी, गंडक होगा और कोसी होगा, बागमती होगा, 4 ऑप्शन सही है। उसके बाद कह रहा है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? तो नेपाल के क्षेत्र में तराई प्रदेश हम लोग देखे थे, नेपाल के क्षेत्र में लगा हुआ है। नेपाल से आपको पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक है। उसके बाद कह रहा है, बिहार के किस जिले में तेहलकुंड जलप्रपात है? तो कहाँ है? कैमूर में है। तो दोस्तों आपको लगभग बिहार स्पेशल का वीडियो समाप्त होती है। 1-2 क्लास और बिहार स्पेशल का आएगा, जो भी टॉपिक छूट गया उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।